वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन आवर यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर दिया है। उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको चैप्टर की जो पीडीएफ है, एनसीईआरटी की जो बुक की पीडीएफ है, वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। आप वहाँ से इसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से सारे नोट्स और सारे आपके क्वेश्चन के जो भी सॉल्यूशन हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था और मैंने लास्ट क्लास में जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें आपको चैप्टर 6 शुरू कराया था और मैंने आपको बेसिक बताया था चैप्टर 6 का कि इसमें क्या है। जैसा कि आप समझते हैं कि चैप्टर 6 का नाम लाइफ प्रोसेसेस है, तो मैंने आपको बताया था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं और कैसे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइव या डेड डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये लाइव ऑर्गेनिज्म है और ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, कैसे आप बता सकते हैं। फिर हमने देखा था कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखे थे, जैसे कि ग्रोथ होती है, जिसमें ग्रोथ देखने को मिलती है उसे हम लिविंग बोल देते हैं, जिसमें ग्रोथ नहीं दिखती है उसे हम नॉन लिविंग बोल देते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं उसे हम लिविंग बोल देते हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं उसे हम नॉन लिविंग बोल देते हैं। इस तरीके से मैंने आपको काफ़ी सारे क्राइटेरिया बताए थे। फिर मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया था। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक सेल से लेकर, एक सिंगल सेल से लेकर एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। उसके अलावा फिर मैंने आपको यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर के बीच में भी क्या डिफरेंसेस हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, मैंने आपको ये भी बताया था। देन वी फर्दर क्लासिफाइड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनटू प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स, और ये दोनों क्या होते हैं ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। तो जिसने लेक्चर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस का नहीं देखा है, मैं आपको पहले बोलूँगी कि आप पहले उसे देख लीजिए, जिससे कि आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं वो इजीली समझ में आ जाएं। फिर हमने ये भी बात की थी कि जो लाइफ प्रोसेसेस है वो उसका मतलब सीधा सिंपल मतलब है वो जो एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी परफॉर्म करती है कि आप जिंदा रह सकें, यानी कि हमारी बॉडी जो हमें जिंदा रखने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं वो सारी लाइफ प्रोसेस के अंदर में आती हैं। चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ही ये प्रोसेसेस होते हैं। वो प्रोसेसेस क्या हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन का मतलब वो फूड जो आप खा रहे हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है। ये ज़रूरी है कि वो फूड जो आप खा रहे हैं उससे आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, उसे ही आप न्यूट्रिशन कहेंगे। तो न्यूट्रिशन दोनों के लिए ही ज़रूरी है। फिर न्यूट्रिशन को आप जिस फॉर्म में लेते हैं बॉडी एग्जैक्टली उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स स्टेज है, उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ती है। उसका काम, उसके लिए ज़रूरी है कि डाइजेशन होता है आपकी बॉडी में। उस डाइजेशन के लिए जब आपकी बॉडी सिंपलर जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह में एब्जॉर्ब कर सकती है, तो डाइजेशन के बाद वो कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, बॉडी आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आपको उसी फूड, क्योंकि आपकी बॉडी में वो जब चाहिए होता है तब उसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है। मान लीजिए आपकी बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया, जब आपको बाद में एनर्जी चाहिए होगी, किसी भी काम को करने के लिए आपकी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होगी तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज का ब्रेक डाउन हो जाना। ये हमने ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से समझे थे। यहाँ पर आप समझिए कि ऑक्सीडेशन हो जाता है और आपको एटीपी के फॉर्मेट में एनर्जी मिल जाती है। आगे हम इसे और डिटेल में समझेंगे कि एटीपी क्या होती है और आपको कैसे फाइनली रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन हमने कहाँ से ली है, रेस्पिरेशन के थ्रू ली है। इसी तरीके से आपकी जो आपने जो भी खाया है उसका कुछ ना कुछ एक्सक्रीटा है, क्योंकि बॉडी तो हमारी लिमिटेड पार्ट एब्जॉर्ब करती है, वही जो उसकी ज़रूरत होती है, बाकी सब उसके लिए वेस्ट है। तो उस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए ऑर्गेनिज्म में होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये एक्सक्रीशन का काम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, भले ही उनमें कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलप ना हुआ हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम ना हो, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी डिफ्यूजन के थ्रू क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है, प्रोडक्ट को, जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है मेन बॉडी से। सो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़रूरी हैं अपनी लाइफ, अगर वो जिंदा है तो ये सारे प्रोसेस उसमें होंगे। ठीक है, तो अब हमने ये सारी चीज़ें जान ली थी। इसके बाद आपके इन टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलिए पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसे स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ है, व्हाट इज डिफ्यूजन
why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि क्यों डिफ्यूजन जो है इनसफिशिएंट होता है ह्यूमन जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए। हमारे लिए इतना बड़ा ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है, जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, वो क्यों डेवलप हुआ है? हम भी तो डिफ्यूजन के, क्योंकि हम भी सराउंडिंग में, हमारे आसपास भी बहुत सारी ऑक्सीजन है, बहुत सारी एयर है, उससे डायरेक्टली हम ऑक्सीजन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अंदर तक सेल्स होती हैं। हम जानते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है सेल्स का। इस तरीके से टिश्यूज बने होते हैं, टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बना होता है। और जो यूनिसेल्युलर होती है वो सिर्फ एक ही सेल होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, और वो डायरेक्टली और एयर के कांटेक्ट में होने की वजह से ऑक्सीजन को इजीली गेन कर सकती है जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमें इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और हमारे सारे सेल्स जो हैं आप देखेंगे कि सारी की सारी सेल्स, मान लीजिए कोई टिश्यू है आपकी बॉडी का, तो उसकी भी सारी सेल्स आपके एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होंगी। अगर ये बाहरी कोई टिश्यू है, मान लीजिए स्किन का कोई टिश्यू है, तो भी इसकी सारी सारी सेल्स जो है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी। कुछ जो सतह पर हैं, जो सरफेस पर हैं, यही वाली जो सेल्स हैं वो डिफ्यूज़न कर सकती हैं, बाकी अंदर तक डिफ्यूज़न पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What criteria do we use to decide whether something is alive? ये तो मैंने आपको कल बहुत ही अच्छे से बता दिया। अब मैं आपके से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस क्वेश्चन को आप अपने आप से करें, अपने वर्ड्स में इसका आंसर लिखें। आप कैसे बताएंगे कि कोई चीज़ अलाइव है, कोई चीज़ लाइव है, लिविंग है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग? तो आपको वो जो क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए हैं वही इसी आंसर में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are outside raw material used by an organism? कौन कौन से आउटसाइड रॉ मटेरियल हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज में लिए जाते हैं? देखिए, आपको फूड चाहिए ना, फूड जिससे आपको क्या मिले, जिससे आपको न्यूट्रिशन मिले। न्यूट्रिशन से आपको क्या मिलेगी? न्यूट्रिशन जैसे आपको मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया आपके फूड से, आपको प्रोटीन मिल गया आपके फूड से, आपको फैट मिल गया आपके फूड से। ऑल दीज आर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव, all these are required for our survival. So what will happen? यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन मिल गया, प्रोटीन मिल गया, फैट मिल गया, वाइटामिन्स मिल गए, मिनरल्स मिल गया, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने फूड से मिल गई, न्यूट्रिशन है ये सब। इससे क्या होगा? अब आपका क्या है? ऑक्सीजन चाहिए बाहर से, क्योंकि ये तो आपको मिल गया, लेकिन एनर्जी में इनको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। इनका ऑक्सीडेशन होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी, तभी तो आपको एटीपी के रूप में क्या मिलेगी? मैं यहाँ पर बार बार यूज़ कर रही हूँ एटीपी वर्ड को, जिससे कि आपको याद हो जाए कि हमें जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्मेट में मिलती है। सो ऑक्सीजन आपको बाहर से मिलेगी। आपको वाटर की भी ज़रूरत होती है। हम जानते हैं हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर से ही बना हुआ है, तो वाटर की ज़रूरत होती है। ये भी आप एक बाहर का ही सोर्स है। तो ये सारे कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं बाहर से, उसके मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट से उसे चाहिए होते हैं फॉर सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से वो प्रोसेस हैं जो ज़रूरी हैं? तो मैंने आपको अभी बताया ये सारा प्रोसेस, जैसे कि अगर आपको फूड से आपका न्यूट्रिशन मिलना है, ये जो आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए। फिर आपको अगर उस फूड से एनर्जी मिल रही है तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, जो आपने ऑक्सीजन ली है रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। फिर आपका जो वेस्ट बच गया जिसे आपको बाहर निकालना होगा, उसके लिए आपको एक्सक्रीशन चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी जनरेशन लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करे आपकी स्पीशीज की, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो ज़रूरी हैं किसी भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ऑल राइट, सो ऑल दीज आर दी प्रोसेसेस। ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने इस पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन समझेंगे, फिर इसके कुछ टाइप्स दे रखे हैं वो भी समझेंगे। आज के लेक्चर में पहले हम न्यूट्रिशन को डिटेल में समझते हैं।
तो बच्चों हमने ये सारी चीज़ें कल देख ली थी। आप इसे स्लाइड आपको जब मिलेगी आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम न्यूट्रिशन पर चलते हैं सीधा और न्यूट्रिशन समझते हैं। देखिए न्यूट्रिशन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप फूड खाते हैं, उस फूड से आपको एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी ज़रूरी है जिससे कि आप ज़िंदा रह सकें। तो वो न्यूट्रिशन क्या है? वो न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, वो जो आपने फूड खाया या जो भी आपने फूड कंज्यूम किया, तो जो फूड आपने कंज्यूम किया है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपने एक चपाती ली, मान लीजिए आपने एक चपाती खाई, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, वाइटामिन्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो जो चपाती आपने खाई है, उस चपाती फॉर एन एग्जांपल आपने मान लिया कि चपाती खाई और वो जो चपाती है अब वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, सीधी हमारी बॉडी उस चपाती को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो जो आपने फूड खाया है इन द फॉर्म ऑफ चपाती, क्या हमारी बॉडी उसे एज ए चपाती एक्सेप्ट कर लेगी? वो चपाती के रूप में तो जाता नहीं है, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। अगर इतने बड़े बड़े पार्टिकल होंगे तो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कैसे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो वो जो आपने चपाती ली है, ये जो आपने चपाती ली है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ये जो आपका फूड है ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है, इसे आपकी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो ज़रूरी है कि ये जो आपने कॉम्प्लेक्स चीज़ ली है ये किस में टूटे? छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटे, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस में टूटे जिसे कि आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर पाए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है अगर इस चपाती में तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिले, अगर अब प्रोटीन है तो प्रोटीन भी मिले, फैट है कुछ अमाउंट में तो फैट भी मिले, वाइटामिन्स हैं कुछ तो वाइटामिन्स मिनरल जो भी हैं उन छोटे छोटे फॉर्म में टूटना ज़रूरी है। इन्हें हम बोलते हैं सिंपल सब्सटेंसेस। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंसेस में जो चेंज होता है, तो ये क्योंकि आगे जाके हमें जो एनर्जी मिलेगी वो इन्हीं से मिलेगी। ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं जो आगे जाके ज़रूरत पड़ने पर टूट जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। हम इसे जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि सारा प्रोसीजर कैसे होता है। यहाँ सिर्फ आप सिंपल समझिए कि आपने जो फूड खाया उसमें न्यूट्रिशन है। हम बोलते हैं ना कि आपको मतलब पर्टिकुलरली ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए जिससे कि आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, पर हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होती है। जैसे कि आप मैंगो के लिए बोलेंगे आपसे कि विटामिन ए अच्छा होता है तो आप मैंगो खाइए, विटामिन ए बहुत अच्छा है, आपकी आंखों के लिए भी अच्छा होता है। तो डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट तरीके के कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइड कराती हैं, इसीलिए हमारी जो फूड है, जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो हम फूड खा रहे हैं उसमें वेरिएबिलिटी होती है। हम मिल्क भी लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हम ग्रीन वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो मीट वगैरह से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। आप प्रोटीन शेक लेते हैं जिससे कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये वो फूड आइटम्स हैं जिससे आपको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिससे आपकी बॉडी क्या करे? ग्रो कर सके। पर्टिकुलरली एक प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए आपकी बॉडी की, और वो होती है उन मटेरियल से जो आप कंज्यूम करते हैं, जो आप खाते हैं, उन्हीं से होती है। इन्हीं सोर्सेज को, ये जो सोर्सेज हैं इसी से आपको एनर्जी मिलती है। ये मेन सोर्सेज हैं एनर्जी के, इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हम इसे दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स। समझिए न्यूट्रिशन किस तरीके से कंज्यूम किया, मतलब किस तरीके से आपको न्यूट्रिशन मिला, उसके बेसिस पर आप इन्हें कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स या हेटेरोट्रॉफ्स। क्या आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आप किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन ले पा रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे मतलब उसके बेसिस पर हम इसे ऑटोट्रॉफ्स में और हेटेरोट्रॉफ्स में क्लासीफाई करेंगे। ऑटोट्रॉफ्स सिंपल समझिए, ऑटो का मतलब जो खुद, ऑटो का मतलब खुद, जो अपना खाना खुद बना सकते हो। Those organisms which can make or synthesize their own food are included in autotrophs। तो जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और वो जो खुद ने बना लिया अपना खाना, और वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं,
जो खुद नहीं बना सकते हैं, जो दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, अपने फूड के लिए जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स क्लियर होगा। ऑटोट्रॉफ्स में आप देखेंगे प्लांट्स, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ बैक्टीरियाज आते हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें बोलते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सराउंडिंग मटेरियल, जो भी उनके आसपास जो भी मटेरियल है उनको यूज लेकर जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। और जो इन ऑटोट्रॉफ्स से ही अपना या फिर अदर ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, मतलब उन्हें उनसे कंज्यूम करते हैं, उनके द्वारा कंज्यूम करते हैं, उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स को और डिटेल में समझेंगे। अब देखिए, आपको न्यूट्रिशन से एक चीज़ और समझाती हूँ कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स, टीचर हमें बार बार बोलते हैं कि हमें फास्ट फूड जो है उस पर उसे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता और साथ ही साथ वो हमारी बॉडी में जो फैट है उसको बढ़ा देता है। क्योंकि फैट की रिक्वायरमेंट तो ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में फैट हो, लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक फैट हो या फिर कोई बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, तो नंबर ऑफ डिजीजेस उससे हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपसे बोला जाता है कि आप फास्ट फूड ना खाएं और हेल्दी रहने के लिए आप जो हेल्दी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो जूसी फ्रूट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। आप दूध ले सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ग्रेन्स लीजिए, जो मोटा अनाज होता है जिसे बोलते हैं हम, तो वो सारी चीज़ें कंज्यूम कीजिए, जिससे कि क्या हो सके, आप हेल्दी रह सकें। उससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है, उससे आपको प्रॉपर आपकी जो डाइट है वो फुलफिल हो जाती है। आपको भले ही ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा टेस्टी ना हो जितना कि आपका फास्ट फूड होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। और उसमें कोई भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को ये इम्प्रूव कर देते हैं, बूस्ट कर देते हैं। तो ये इसीलिए आपसे बोला जाता है कि आप फास्ट फूड ज़्यादा ना खाएं और हेल्दी चीज़ें खाएं। हेल्दी चीज़ें जूसी फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और जो जैसे चने वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम करें। चलिए अब एक वर्ड और समझते हैं, बायोकैटलिस्ट। अभी हम ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स पर जाएंगे, लेकिन पहले आप इस वर्ड को समझिए, बायोकैटलिस्ट क्या होता है। देखिए, बायोकैटलिस्ट से मतलब ये है कि जो कोई रिएक्शन, कैटलिस्ट का मेन काम होता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो, हमने बहुत सारी रिएक्शन चैप्टर 1 के अंदर पढ़ी हैं, हम जानते हैं कि रिएक्शंस में 2 रिएक्टेंट होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, और फाइनल में कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे सामने आता है, ये रिएक्शन है। तो जब भी कोई रिएक्शन हो तो उसकी जो रेट है उसको बढ़ाने का काम करता है कैटलिस्ट। और ये तो था, उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं जब हम केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन कर रहे होते हैं। वही रिएक्शंस जब हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन हो रही हो और उसको बढ़ाने का, उसके रेट को बढ़ाने का, कि वो जल्दी से हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। अब मैं आपको पहले कैटलिस्ट समझाती हूँ। मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, आप चाय बना रहे हैं, आपका पानी जो है वो धीरे धीरे बॉईल हो रहा है। आपने गैस क्या रखी हुई है, सिम पे रखी हुई है, धीरे रखी हुई है। तो अगर आपने गैस धीरे की हुई है तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी बॉईल होगा। फिर आप धीरे धीरे उसमें चाय पत्ती डालेंगे, फिर शुगर डालेंगे, मिल्क डालेंगे, और धीरे धीरे वो बॉईल होगी दोबारा मिल्क डालने के बाद, क्योंकि गैस क्या है, धीरे है। अगर आप गैस को तेज कर देते हैं, गैस की फ्लेम को तेज कर देते हैं, तो क्या होगा, ये पानी जो है बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाएगा, बहुत जल्दी बॉईल हो जाएगा पहले के मुकाबले। तो ये आपने क्या किया, ये जो फ्लेम है यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रही है। क्या कर रही है कि जैसे ही आपने इसको डाला या जैसे ही आपने इसको तेज किया, ये जो है चाय जो है पहले मान लो 10 मिनट्स ले रही थी बनने में, तो अब 5 मिनट्स में ही कंप्लीट हो रही है। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है जिससे कि आप कैटलिस्ट को समझ सकें। ऐसे ही हमारा कैटलिस्ट होता है, जब भी आप किसी रिएक्शन के रेट को यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि वो क्या होता है, ईजिली काम हो जाता है, जल्दी से वो काम हो जाता है। सिमिलरली बायोकैटलिस्ट भी किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उनको
बढ़ाने का काम, मतलब उसकी रेट को इम्प्रूव करने का काम करती है। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो सकती है, एनाबॉलिक रिएक्शन भी हो सकती है। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक से क्या मतलब होता है? कैटाबॉलिक का मतलब होता है दो सब्सटेंसेस का जुड़ना, दो सिंपल सब्सटेंसेस का जुड़ना और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का बन जाना, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का बन जाना, उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। यानी कि दो सब्सटेंसेस जुड़े और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन गया, उसे बोलते हैं कैटाबॉलिक। और एनाबॉलिक वो होता है जब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मान लीजिए यही, और ये जब टूट जाता है छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, सिंपलर वंस में, उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिक। तो याद रहेगा कैटाबॉलिक क्या है और एनाबॉलिक। कैटा का मतलब जुड़ना, एना का मतलब टूटना। तो ये जो आपकी ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उनकी अगर हमें क्या करना है, उसकी रेट को इंक्रीज करना है, ये जो रिएक्शन कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, तो उसके लिए हम बायोकैटलिस्ट का यूज में लेते हैं। और इसी बायोकैटलिस्ट को बायोलॉजी में एंजाइम कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो एंजाइम्स देखेंगे कि ये कैसे एंजाइम्स जो हैं फंक्शन करते हैं, तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि एंजाइम क्या है। एंजाइम, बायोकैटलिस्ट को ही बायोलॉजी के अंदर एंजाइम बोला जाता है। अब हम समझते हैं सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और आज के लिए हम सिर्फ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझेंगे, कल हम आगे इससे आगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सबसे जो सिंपल एग्जांपल है इसका वो फोटोसिंथेसिस है, जो आपके प्लांट्स करते हैं। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह होती हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं, क्योंकि उनके पास एक पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट होता है जो बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि क्या हो सके, उस पिगमेंट वो बहुत ज़रूरी है जिससे कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो सके। और उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको कार्बन भी चाहिए होगा। हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन जब होता है, आपसे पूछते हैं कि जब ऑक्सीजन, प्लांट्स जो है कहाँ से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं? प्लांट्स, क्योंकि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को गेन करते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन को गेन करते हैं और CO2 को लूज कर देते हैं बॉडी से, CO2 को एक्सहेल कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और इसको इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो ये रेस्पिरेशन है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन में क्या यही होता है? जी हाँ, प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन में सेम प्रोसेस होता है, उसमें भी वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट कर लेते हैं अपनी बॉडी से। लेकिन अब फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि अगर सेम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्लांट्स में होता है तो ये बात क्यों कही जाती है कि ऑक्सीजन से, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है? तो वो प्लांट से ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है वो हम समझेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 के मॉलिक्यूल बनते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनते हैं प्लांट्स में, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि वो ये जो एक्स्ट्रा ये जो ऑक्सीजन बनी है इसे वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो प्लांट्स जो हैं न्यूट्रिशन, या फिर आप कह सकते हैं कि उनका जो डाइजेशन होगा उसके बाद वो डाइजेशन के थ्रू वो ऑक्सीजन बनती है, या न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू उनकी ऑक्सीजन बनती है जिसे वो एक्सक्रीट आउट करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। तो वो भी CO2 को एक्सक्रीट आउट करते हैं और ऑक्सीजन को गेन करते हैं। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझ रहे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मेनली फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस में हम समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल इन द लीव्स, इनके प्रेजेंस में क्या होता है, रिएक्ट करता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इस ऑक्सीजन को प्लांट्स अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं और यही ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन बाहर हुई है इसे ह्यूमंस जो हैं या एनिमल्स जो हैं वो गेन कर लेते हैं और
इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है, ऑक्सीजन साइकिल जो है नेचर में चलती है। आप देखते हैं ये जो ग्लूकोज बना है ये बहुत ही मेजर प्रोडक्ट है। ये जो ग्लूकोज बना है ये क्या बना है, ये वो फूड है, ये वो न्यूट्रिशन है जो प्लांट्स ने तैयार किया है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, तो अब ये जो फूड है, अब ये कुछ जो इन्हें चाहिए होता है उसे वो स्टोर करके रखते हैं, और कुछ जो इन्हें इमिडिएटली चाहिए होता है उसे ये यूटिलाइज कर लेते हैं और एटीपी इसे तोड़कर एटीपी बना लेते हैं। तो जो ये स्टोर करके रखते हैं उसे क्या करते हैं, जो इनकी ग्रीन प्लांट्स में जो स्टोर होता है फूड, उसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमन और जो अदर एनिमल्स हैं वो इस पर क्या करते हैं, फीड करते हैं प्लांट्स पर, यानी कि प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स के किसी भी फ्रूट को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं। उससे क्या होता है, ये जो एनर्जी स्टोर, ये जो न्यूट्रिशन स्टोर था वो इनके थ्रू हेटरोट्रॉफ्स में चला जाता है। तो हेटरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जो खुद नहीं बना रहे हैं अपना खाना, दूसरे सोर्सेज से लेकर अपना खाना बना रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इसमें आप देखिए कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखिए प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो बना, जैसा कि आपने देखा ग्लूकोज बना था, तो जो कार्बोहाइड्रेट बन गया उसको अगर मान लो प्रेजेंट प्लांट को कोई ज़रूरत थी तो उतना उसने यूज़ में ले लिया, एक्स्ट्रा बना है तो बाकी का बचा हुए को वो क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर करके रखेगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब उसे दोबारा यूज़ में ले लेता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। जब हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो इन पर फीड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर, या ऑटोट्रॉफ्स को जो खाते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म से जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनकी बॉडी में भी जो स्टोर्ड फूड है, जो न्यूट्रिशन है वो स्टोर्ड होता है उनकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और जब इस ज़रूरत पड़ती है इस ग्लाइकोजन को तोड़ लिया जाता है और एनर्जी उन्हें मिल जाती है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इससे आगे का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ऑल राइट, थैंक यू।